24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से केशवानंद भारती केस में कहती है कि सरकार 368 का प्रयोग करके कानून में बदलाव ला सकती है, नया कानून बना सकती है, लेकिन नया संविधान नहीं बना सकती। यह स्पष्ट निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस में। दोस्तों, इसके बाद देश में राजनीतिक परिस्थिति में बहुत बड़ा फेरबदल होता है। इमरजेंसी लगता है। इमरजेंसी लगने के बाद जनता पार्टी की सरकार आती है और उससे पहले इमरजेंसी के क्रम में ही जो इंदिरा गांधी जी की सरकार है, अर्थात कांग्रेस की जो उस समय की सरकार है, वो कई सारे अमेंडमेंट लेके आते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, जिससे संविधान के कई सारे मूल स्वरूप को बदल दिया जाता है। दोस्तों, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि आप संविधान को नहीं बदल सकते, नया संविधान नहीं बना सकते, नया कानून बना सकते हैं यदि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात जो नीति सिद्धांत है, राज्य निर्देशक जो नीति सिद्धांत है, उसमें यदि आपको उस तहत यदि आपको कोई कानून बनाने हैं ताकि लोक कल्याण के लिए कुछ नया नीति बनाया जा सके, आप बिल्कुल बनाइए, सरकार इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन नया संविधान बनाने का प्रयास मत कीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, बेंगलोर में जो बेंगलोर का आउटस्कर्ट्स एरिया है, थोड़ा बाहरी एरिया है, वहां पर मिनर्वा मिल्स हुआ करता था। सरकार ने एक कानून बहुत पहले पास किया था जिसके तहत जो भी इंडस्ट्री यदि लॉस में चल रही है या फिर उससे कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसको यदि सरकार राष्ट्रीयकृत कर देती है तो सरकार का भी फायदा हो और वहां जो कार्य कर रहे जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनका भी लाभ हो। तो सरकार ने एक कमिटी बनाई और कमिटी के निर्णय पर मिनर्वा मिल्स को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस कारण से मिनर्वा मिल बाद में 1976-77 के आसपास आकर सुप्रीम कोर्ट में केस करती है। दोस्तों, इस केस को लड़ने वाले भी थे नानी पालकीवाला। आपको याद होगा आरसी कूपर केस जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए लड़ा गया था, उसके भी वकील थे नानी पालकीवाला। केशवानंद भारती केस में भी जो केशवानंद भारती की तरफ से लड़ रहे थे केस, वो भी थे नानी पालकीवाला। और मिनर्वा मिल केस, इसमें जो वकील हैं वो भी हैं नानी पालकीवाला। दोस्तों, 1977 में भारत में कांग्रेस की सरकार जो चली आ रही थी अनवरत पिछले आजादी के समय से, वो खत्म हो जाती है और पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनती है और उसके प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। दोस्तों, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 1977 में। 1977 में जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने कई सारे निर्णय लाए हैं। उन्हीं के साथ साथ उनके बाद बनते हैं चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये मोरारजी देसाई के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और इनकी पार्टी थी जनता पार्टी सेकुलर। मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बनते हैं किस पार्टी से? जनता पार्टी। जनता पार्टी। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पूरे देश में गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है, जो गैर कांग्रेसवाद का जो एक हवा है, वो रुख पकड़ चुका था और पहली बार भारत में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। राज्य में वो बनी थी तमिलनाडु में डीएमके की। और ये गैर कांग्रेसवाद का जो हवा है, जो नारा है, इसको रुख किसने दिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। पूरे उत्तर भारत में इसकी हवा जोर पकड़ चुकी थी और मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी समय मिनर्वा मिल्स केस भी उफान पर आता है। मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस होती है और नानी पालकीवाला इसका केस लड़ रहे थे। दोस्तों, इस केस के कुछ बड़े रोचक तथ्य हैं
जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इस केसेज में जो नानी पालकीवाला है वो क्या आर्ग्यूमेंट रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात बुनियादी संरचना का सिद्धांत, ये जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके बाद ये पहली बार केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में जिसमें पुनः बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर ही सवाल उठाए गए थे कि सरकार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पालन तो कर ही नहीं रही है, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आता है। इसलिए मिनर्वा मिल केस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय संविधान के विकास क्रम में। दोस्तों, मिनर्वा मिल केस में जो चैलेंज किया गया है, तो पहला चैलेंज कहां कहां वो चैलेंज करते हैं। मिनर्वा मिल केस में जो चैलेंज किया जाता है अर्थात नानी पालकीवाला के द्वारा जो चैलेंज, जो आर्गुमेंट कोर्ट में रखे जाते हैं, वो पहला जो केस बनता है आर्टिकल 368 के क्लॉज 4, इसी के क्लॉज 5, क्लॉज 55, ये 3 हो गए। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 31C है, क्योंकि सरकार ने क्या किया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर लगभग संविधान के 2/3 पोर्शन को ही बदल दिया था। यानी कि संविधान के 2/3 पार्ट जो हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से बदले जा चुके थे। आप सोचिए कैसी परिस्थिति आ गई होगी। 1975 में इमरजेंसी भी लगता है। देश की सिचुएशन क्या थी। 1973 में केशवानंद भारती केस आता है, जजमेंट, कि आप संविधान में बदलाव ला सकते हैं लेकिन संविधान को ही नहीं बदल सकते हैं, नया संविधान नहीं बना सकते। दोस्तों, यदि 2/3 यानी कि 2/3 यदि संविधान बदल दिया जाता है तो क्या वो पुराना संविधान बचा रह गया कि वो एक नया संविधान ही बन गया। इन सबों की चर्चाएं होती है फिर से मिनर्वा मिल केस में। इसलिए ये केस अति महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और संविधान विकास क्रम को यदि आपको समझना है तो इस केस को समझना जरूरी होता है। दोस्तों, ये हो गए एक चीज, आपको आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और ऐड 5 जोड़ दिया जाता है। किसमें? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। इसमें होता क्या है कि सरकार जो भी कानून बनाएगी उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। सरकार यदि डीपीएसपी के लिए कोई भी कानून बनाती है उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। सरकार यदि मौलिक अधिकार सरकार जो कानून बनाती है उससे यदि मौलिक अधिकार का भी हनन होता है तो इसका भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है इन क्लॉजेज में। दोस्तों, इसके बाद इसी में देखते हैं वामन राव, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसी में होता है आर्टिकल 31C। ये भी, इसको भी चैलेंज किया जाता है मिनर्वा मिल के केस में। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि डीपीएसपी अर्थात राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत हैं, इसके लिए यदि कोई भी कानून बनाया जाता है और वो यदि आर्टिकल 14 और 19 इसका भी उल्लंघन करता है तो डीपीएसपी अर्थात इसके लिए जो कानून बनाया गया है इसको ही वरीयता दी जाएगी, इसको ही महत्व दिया जाएगा। इसको महत्व नहीं दिया जाएगा और इसके खिलाफ आप ये क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 55 यानी कि इसके खिलाफ आप न्यायिक समीक्षा भी नहीं करेंगे, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो इन दोनों को आर्टिकल 368 के क्लॉजेज 4, 5, 55 और आर्टिकल 31C इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। किस केसेस के अंतर्गत? मिनर्वा मिल केस के अंतर्गत। और इसके वकील कौन है? नानी पालकीवाला। यहां तक आपने समझ लिया। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें नानी पालकीवाला का क्या आर्गुमेंट है। उन्होंने चैलेंज तो कर दिया है इसके ग्राउंड पे
और चूंकि नानी पालकीवाला जो थे बहुत बड़े वकील हैं नहीं, और जनता पार्टी के करीब थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके करीब थे नानी पालकीवाला। उन्होंने जो आर्गुमेंट अपना रखा है, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, कौन? नानी पालकीवाला, कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द क्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पार्लियामेंट वो संविधान के द्वारा निर्मित किया गया है, न कि पार्लियामेंट ने संविधान का निर्माण किया है। यानी कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान पार्लियामेंट को बनाती है, पार्लियामेंट के जो नियम हैं वो संविधान के अंतर्गत हैं, ना कि संविधान पार्लियामेंट के अंतर्गत है जब पार्लियामेंट चाहे संविधान नया बना दे। ये इनका पहला पक्ष है, पहला आर्गुमेंट है। यानी कि ये सुप्रीम की बात करते हैं। किसकी? कौन सुप्रीम है? वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान है। दोस्तों ये आपने पहला समझ लिया। दूसरा वो कहते हैं कि लिमिटिंग अमेंडिंग पावर इज बेसिक स्ट्रक्चर नॉट एब्सोल्यूट। यानी कि आपको अमेंड करना है, बिल्कुल कीजिए, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये पूर्ण सत्तात्मक शक्ति नहीं है आपकी कि आप चाहें तो कुछ भी बदल कर रख दें संविधान के अंतर्गत। इसको भी, ये भी अपना पक्ष में कहते हैं कि लिमिट में पावर होना चाहिए, लिमिट पावर होना चाहिए, लिमिट पावर टू अमेंड। यानी कि सीमित शक्ति होनी चाहिए, सीमित शक्ति होनी चाहिए, क्या चीज करने की? संशोधन करने की। ये कौन कहते हैं? नानी पालकीवाला कहते हैं। किस केस में? मिनर्वा मिल केस में। यहां तक आपने समझ लिया। दोस्तों केस चलते हैं, बड़ा ही रोचक केस है ये। और इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वाई.बी. चंद्रचूड़ जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वाई.बी. चंद्रचूड़। 5 बेंच के जज बैठे थे इसमें, और इसमें एक जस्टिस थे जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती के केस के बारे में आप पढ़ेंगे, जब मेनका गांधी का एक केस आता है कोर्ट में, उस समय इनका नाम बड़े ही प्रभावशाली रूप से लिया जाता है। तो दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वाई.बी. चंद्रचूड़ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही मुखर भाव से इसमें अपना जजमेंट दिया है। 4:1 से इसमें जजमेंट दिया गया था। जो डिसेंट में थे ये थे जस्टिस पी.एन. भगवती जी। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है कि आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 और जो 5 हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट इसमें वाइड कर देती है। क्या कर देती है? खारिज कर देती है, खारिज कर दिया जाता है कि सरकार ने जो आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 डाल दिया था, कौन से अमेंडमेंट में? 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम करके, कि आप जो है इस तरह का बदलाव नहीं ला सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। तो 1976 में जो ये संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, तो आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 को और क्लॉज 5 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, वॉइड कर दिया है। और आर्टिकल 31C पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लिमिट में रह करके पावर वो एक्ट बनाइए, अमेंड कीजिए, लेकिन लिमिट में रहकर इसका मिसयूज आपको नहीं करना है। तो आर्टिकल 31C को तो खारिज नहीं किया गया है, लेकिन इसको लिमिट में रह के कहा गया है प्रयोग करने के लिए। ये आपने समझ लिया। दूसरी बात इसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है, वो कहती है इन्हीं नानी पालकीवाला जी का जो पक्ष था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है,
संविधान सर्वोच्च है, ना कि पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट पार्लियामेंट। ये भी आपने बात समझ लिया। दूसरी बात क्या कहती है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट कहती है कि न्यायिक समीक्षा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात न्यायिक समीक्षा जो है वो क्या है, बुनियादी संरचना का सिद्धांत है। न्यायिक समीक्षा ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, अर्थात बुनियादी संरचना सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सरकार ने क्या किया था, इस न्यायिक समीक्षा को आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 के तहत हटा दिया था कि आप न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे सरकार के कानूनों का, सरकार जो कानून बनाती है। तो यहां स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट इस केस में कहती है, बड़ी ही रोचक बात है ये भी, कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, हार्मोनियस रिलेशन, क्योंकि कानून तो बनाने हैं, लोक नीति, कल्याण नीति, लोक कल्याण नीति के लिए कानून तो सरकार को बनाने हैं। और जब राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी के हिसाब से यदि कानून बनेंगे तो टकराव उसका मौलिक अधिकार से होना पॉसिबल है, संभव है, होगा ही होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हार्मोनियस रिलेशन बनाकर रखिए, एक सामंजस्य का संबंध होना चाहिए डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में, अर्थात मौलिक अधिकार में और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में क्या होना चाहिए, एक सामंजस्य का संबंध होना चाहिए, सामंजस्य का संबंध होना चाहिए। ये आपको याद रखने हैं। प्रारंभिक परीक्षा में ये सीधे पूछ लिए जाएंगे आपसे, और यदि मुख्य परीक्षा में इन सारे तथ्यों को, इन आर्टिकल्स को लिखते हुए यदि आप अपने उत्तर को लिखते हैं तो अवश्य आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप इन सब चीजों का नोट्स बना लिया करें। सामंजस्य का संबंध होना चाहिए किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में, मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन, सामंजस्य का संबंध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है किस केस में, मिनर्वा मिल केस में। यहां तक आपने समझ लिया। अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि केशवानंद भारती केस के बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी संरचना के सिद्धांत का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1973 में, 1973 में, उसका पहला पड़ाव कब आता है, जाकर फिर 1980 में, किस केस में, मिनर्वा मिल केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है। तो ये पहला पड़ाव यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पार किया और आपने भी पार किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को कहां कहां चैलेंज किया गया है, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहां कहां निर्णय के बीच में आता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बीच में। दोस्तों इसी के साथ साथ एक दूसरा केस बहुत महत्वपूर्ण है जब आप बुनियादी संरचना सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, और वो है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस। मैं आशा करता हूं कि मिनर्वा मिल केस आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वामन राव केस से पहले मैं चाहता हूं आपको दत्ता राय गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस के बारे में थोड़ा सा बताऊं, कुछ झलक दूं। होता क्या है कि आपको पता है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट सभी स्टेट, सभी राज्य सरकारें ले आ रही थी। गोलकनाथ केस जब आप पढ़े, पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा है, उसमें देखा होगा पंजाब सरकार लाई थी। फिर जो एक शंकरी प्रसाद का जो केस हुआ है वो कहां हुआ था, बिहार सरकार जब लाई थी। फिर कई सारे ऐसे केसेस आते चले गए हैं जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित केस हैं। इवन जो केशवानंद भारती केस जो है वो भी आपको केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जो लाया गया था उसी के अगेंस्ट में आया था।
जो दत्तात्रेय वर्सेज दत्तात्रेय गोविंद इनका नाम है, वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस आता है। कहां पे आता है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केसेज आता है दोस्तों हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, नॉट बॉम्बे, महाराष्ट्र हाई कोर्ट। और महाराष्ट्र हाई कोर्ट इसको खारिज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट भी जाता है मामला, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर देती है। क्यों? क्योंकि उस समय देश में इमरजेंसी लगा हुआ था। चूंकि आपातकाल लगा हुआ था तो हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। होता क्या है दोस्तों, इस समय इसी केसेज में 1977 में यह केस आया था, यह ध्यान रखिएगा, 1977 में। और इन्होंने भी चैलेंज किया था किन चीजों को? जो पिछला आपने 31C को चैलेंज किया था मिनर्वा मिल केस में भी, और 31 जो एक्ट है आर्टिकल 31 के क्लॉज ए बी सी तीनों को इसमें चैलेंज किया जाता है। तीनों को इसमें चैलेंज करते हैं। किसको? पहला आर्टिकल 31A को भी चैलेंज करते हैं। आपको पता होगा आर्टिकल 31A के अंतर्गत क्या किया गया था? पहला संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1951 में और आर्टिकल 31A के अंतर्गत डाल दिया गया था। इसको भी चैलेंज करते हैं। दूसरा आर्टिकल 31B को भी चैलेंज किया जाता है। 9वीं अनुसूची की बात इसमें है कि कोई भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड या फिर अन्य चीजें जो प्रॉपर्टी जहां पर डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स होता है, यदि 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इसको भी वो चैलेंज करते हैं। फिर आर्टिकल 31C को भी इसमें चैलेंज किया जाता है। दोस्तों ये क्या था? 25वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कहां किससे ऐड किया गया था? 25वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत क्या किया गया था कि डीपीएसपी जो होगा वो हमेशा अधिक पावरफुल होगा यदि इसमें कानून बनाए जाते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में, तो आर्टिकल 14, 19 इसका भी यदि उल्लंघन होता है तो हम इसको वरीयता देंगे। ये आर्टिकल 31C में लिखा गया है। दोस्तों इसको भी इसमें चैलेंज किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने 40वां संविधान संशोधन अधिनियम को भी चैलेंज किया था। अब ये प्रश्न उठता है कि 40वां संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया गया, तो होता क्या है इसमें इनकी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। चलता रहा ये मामला, खारिज ही हो गई। अब क्या कर सकते हैं? तो आगे चल के आता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। वामन राव एक वकील भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। तो उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ एक केस किया है जो फेमस हुआ है वामन राव केस में, और इन्होंने उन सभी चीजों को लाया है जो आपने पिछले केसेस में देखा है। इन्होंने भी उसी चीजों को चैलेंज किया है, आर्टिकल 31A को भी, बी को भी, सी को भी और 40वां संविधान संशोधन अधिनियम को, इन सबों को चैलेंज किया गया है वामन राव केसेज में भी। अब जाकर क्या होता है दोस्तों, होता क्या है, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम की बड़ी ही रोचक कहानी है। थोड़ी सी इस कहानी को हम लोग समझ लें कि 40वां संविधान संशोधन अधिनियम ये पास किया गया था अप्रैल 1976 में। ठीक है दोस्तों, और जो लोकसभा है वो मार्च में ही भंग होना था, उसका समय था। उस समय जो लोकसभा थी ये भंग होना था इसको मार्च में ही, क्योंकि ये कार्यकाल पूरा हो रहा था। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इमरजेंसी लगाया, और जब इमरजेंसी लग गया तो इमरजेंसी के दौरान ही 40वां संशोधन अधिनियम अप्रैल में लाया गया। तो इनका आर्गुमेंट है वामन राव का कि यदि लोकसभा मार्च में ही भंग होना था तो अप्रैल 1976 में आपने संविधान संशोधन अधिनियम कैसे ले आया? अब इसमें एक पेच फंसा हुआ है कि यदि आपातकाल लगा हुआ है तो आपातकाल लगने के वक्त
यदि लोकसभा भंग होने की समय आ चुकी होती है तो क्या लोकसभा आगे के लिए चलती है या लोकसभा को भंग कर दिया जाता है आपातकाल के मध्य में भी? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहां पर एक रोचक कहानी और बढ़ती है और वामन राव इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस अमेंडमेंट को चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब जो है इस समय जाकर, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जनता पार्टी की सरकार में जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी देसाई, फिर जनता पार्टी सेकुलर होती है, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी जी की बढ़िया जीत के साथ फिर से वापसी होती है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि सरकार कमजोर होती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर उनका जो निर्णय देने की शक्ति होती है अधिक प्रबल हो जाती है। यदि सरकार मजबूत हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार के स्वर में भी संवैधानिक स्वर मिलाकर कभी कभी निर्णय देती है ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि सरकार की जो लोक नीति संबंधित जो कार्य हैं उसमें कभी भी कोई बाध्यकारी व्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, तो इस कारण से ऐसे किया जाता है। दोस्तों, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में सुप्रीम कोर्ट अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि बुनियादी संरचना का सिद्धांत है। जो लोक राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं और जो मौलिक अधिकार, इन दोनों के बीच में जो टकराव हो रहे हैं इसका चला आ रहा है केस। सुप्रीम कोर्ट भी अब इसको सुन सुनकर उब चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देती है कि आर्टिकल 31A इसको जो चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, इसको अपहेल्ड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसका समर्थन देती है, इसको सही ठहराती है। ये मामला स्पष्ट हो गया। उसके बाद कहती है फिर कि अब ये मामला मैंने स्पष्ट कर दिया, अब दोबारा इस पे केस मत करना कोई। तो ये एक स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट का इस पे आ जाता है। दूसरा आता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होगा कि दूसरा कहां पर चैलेंज किया गया था, आर्टिकल 31B में। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जुडिशियल रिव्यू करेंगे, लेकिन केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट है उससे पहले वाले में नहीं करेंगे, उसके बाद वाले में करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है आर्टिकल 31B में, यानी कि जो कानून सरकार ने बनाया और 9वीं अनुसूची में अर्थात 9th शेड्यूल में डाल दिया, और 9th शेड्यूल में इसलिए सरकार ने डाला ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा न हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस चीज को दोहराया है कि आर्टिकल 31B में जो चीज है उसका हम 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था उसका तो जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो आए हैं उसका न्यायिक समीक्षा करेंगे। ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। आर्टिकल 31C में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है, आपको पता है कि आर्टिकल 31C को भी चैलेंज किया गया है। तो आर्टिकल 31C में सरकार कहती है कि नहीं, कि कहती है कि जुडिशियल रिव्यू तो करेंगे इसका भी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, मौलिक संरचना का सिद्धांत है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू तो हर उन कानून का करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट एक चीज कहती है कि एक बैलेंस बना रहे डीपीएसपी में, यानी कि जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, और ये रीजनेबल हो, सरकार रीजनेबल तरीके से कानून बनाए, यानी कि तार्किक हो, तार्किक होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि सरकार अपनी सत्ता पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ परायणता के कारण सरकार ने कुछ ऐसा कानून बना दिया। कई तरह के राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, चुनाव होता है, कई तरह के होते हैं, लेकिन उस स्वार्थ से वशीभूत होकर आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग जब रीजनेबल हो, तार्किक लगे कि हाँ, जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, लोक कल्याणकारी नीतियां बनानी हैं, उसमें हमें कुछ करना है और उस कारण से कुछ फंडामेंटल राइट के साथ टकराहट होती है, तो यहां तक हम मानते हैं, यहां तक आप कर सकते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रोचक निर्णय और दिया है इसमें दोस्तों। अभी अभी मैंने बताया था कि लोकसभा भंग होने वाला था मार्च 1976 में, और अप्रैल में 40वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है। उस समय देश में आपातकाल की स्थिति थी। वामन राव ने इस आधार पे 40वां संविधान संशोधन अधिनियम को ही गलत ठहराने का वो चैलेंज किया था कि ये तो अधिनियम ही गलत हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जजमेंट देती है कि 40वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो भी ठीक है, क्योंकि आपातकाल के समय जो लोकसभा की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, लोकसभा उस समय भंग नहीं होती है। दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वामन राव केस में। पिछले 5 लेक्चर्स में हम सबों ने जो मौलिक अधिकार और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल राइट वर्सेज डीपीएसपी और इनसे जो कई सारे केसेज हुए हैं, एक के बाद एक केसेज आते गए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने कई सारे संविधान संशोधन अधिनियम लाए हैं और उससे जो कई सारे बदलाव आए हैं, इन सबों को हमने उदाहरण सहित, आर्टिकल सहित हम सबों ने पढ़ा है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम सबों ने डीपीएसपी भारत और आयरलैंड इन सबों का भी, इसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। और भारत के संविधान विकास का जो क्रम है, किस प्रकार से संविधान में नई सारी चीजें जुड़ती चली गई, जैसे मौलिक संरचना का सिद्धांत जुड़ा, उससे कई सारे जुड़े हुए आगे चीजें जुड़ती चली गई हैं, इसको भी हम सबों ने देखा। तो यदि मैं सारांश में कहूं तो 1951 के भूदान आंदोलन से हमने शुरू किया था और अभी वामन राव का जो जजमेंट आया है, यहां तक हम सबों ने इस कड़ी में ठीक से समझा है। और इसी के मध्य केशवानंद भारती केस, जो एक बहुत ही अहम पड़ाव है भारत के संवैधानिक इतिहास की, संविधान विकास क्रम की, उसको भी हम सबों ने ठीक से समझा है। मैं आशा करता हूं कि आप सबों ने इसका जरूर नोट्स बनाया होगा, एक समझ विकसित किया होगा और ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में अवश्य लाभकारी सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। बने रहिए। तथास्तु आईसीएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।